इंद्रलुप्त है, खलित है और पलित है। 3 ये हो गई। इन तीनों को याद करना बहुत आसान है, तीनों ही हेयर से रिलेटेड हैं। इंद्रलुप्त जिसको आप लोग एलोपेशिया एरेटा से रिलेट करते हैं। खलित, खलित मतलब नाम से ये खलित मतलब खाली होना, बाल झड़ रहे हैं। और पलित, पलित मतलब बालों का पकना, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स। अब देखो, इंद्रलुप्त के अंदर भी बाल खाली हो रहे हैं मतलब बाल टूट रहे हैं, और खलित के अंदर भी हेयर लॉस हो रहा है। दोनों के अंदर अंतर क्या होता है? इंद्रलुप्त के अंदर सडन लॉस ऑफ हेयर होता है, बड़ा फास्ट होता है, ऑटो इम्यून कंडीशन है। खलित के अंदर स्लोली हेयर लॉस होता है, कोई पैटर्न में नहीं होता। इंद्रलुप्त के अंदर सर्कुलर पैटर्न में आपने देखा होगा हेयर लॉस हो जाते हैं, एक पैच चला जाता है हेयर का, कि गोल शेप में एक पर्टिकुलर एरिया के इतने हेयर्स चले गए, डेट इज़ इंद्रलुप्त, और बहुत फास्ट ऐसा होता है। खलित के अंदर बहुत धीरे धीरे होता है कि एक एक दो दो करके, या मतलब धीरे धीरे करके जगह खाली होती है। पलित के अंदर बालों का पकना, बाल पक जाते हैं। अभी देखेंगे तीनों को, अभी मैं डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, बस याद कराने के लिए बता रहा हूँ कि तीनों हेयर से रिलेटेड है, इंद्रलुप्त, खलित, पलित। तो इन तीनों को एक साथ याद कर लेते हैं, तीनों याद भी एक साथ हो भी जाते हैं। इसके बाद आइए, कपाल पीड़िका, कपाल अर्बुद और कपाल विद्रदी। तो PAV पाव, कपाल तो सबके आगे काट दो, कोई मतलब ही नहीं है, आप सीधे याद करो, पिटिका, अर्बुद और विद्रदी। पीटिका, अर्बुद और विद्रदी, तीनों आप ऐसे मान लो, पिटिका भी है तो उठी उठी सी होंगी, अर्बुद भी उठा हुआ होगा, विद्रदी भी उठी हुई होगी। तीनों एक तरीके से इंड्यूरेटेड चीज़ें हैं, तीनों एक तरीके से गांठ टाइप का स्ट्रक्चर है, समझाने के लिए, याद कराने के लिए है। तो आपने देखा, सबसे पहले हम ऊपर गए, ऊपर आपको फुंसी मिली, अरुचिका मिली, जो बहुत दारुण थी, ट्रीटेबल करना बड़ा मुश्किल था। तो अपन ने इन तीनों को एक साथ याद किया, दाऊ करके भी याद कर सकते हो, सिंपल, दारुणक, अरुचिका और उपशीर्षक। फिर हमने तीनों हेयर से रिलेटेड देखा, इंद्रलुप्त, खलित, पलित। इसके बाद हमने देखा पाव, पिटिका, अर्बुद और विद्रदी। टोटल 9 नाम थे, 9 के 9 देख लिए। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अरुचिका से। तो कह रहे हैं, कपोल, किलेद बहुला, पित्त अश्रक, श्लेष्म जंतुबी, कड़गु सिद्धार्थक, निभा, पिटिका, स्या अरुचिका। तो कह रहे हैं कि कपाल में किलेद युक्त, जिसके अंदर किलेद क्या दिखता हो, पित्त, अश्रक मतलब रक्त, श्लेष्म मतलब कफ। तो आपको तीनों दोष यहाँ पर याद हो गए, पित्त, रक्त और कफ। पार्क करके याद कर लो कि इसके अंदर पित्त भी है, रक्त भी है, कफ भी है। या मैं तो सिंपल ऐसे याद करता हूँ कि वात, पित्त, कफ और रक्त को पकड़ के लाओ, वात को डिलीट कर दो अभी के लिए। तो कह रहे हैं पित्त, रक्त और कफ, और साथ में कृमि भी हैं। इनके कपाल में अतिशय क्लेद युक्त और कंगू धान्य और सरसों के समान आकृति शेप है, ये कंगू सिद्धार्थ का निवाह, पिटिका स्या अरुचिका। अब ये अजीब सा नाम है, कंगू धान्य, एक मान लो एक तरीके से सीरियल धान होगी एक प्रकार की, उसके समान कंगू धान्य, सरसों के समान आकर वाली पिटिका, फुंसियाँ हो जाती हैं, इनको अरुचिका बोलते हैं। सिंपल मानो कि सिर के ऊपर फुंसी हो गई है, उसके अंदर पानी टाइप का है, क्लेद है, किसकी वजह से हुई है? पार्क की वजह से हुई है, पित्त, रक्त और कफ की वजह से हुई है। और उसके अंदर इन्फेक्शियस एजेंट भी कोई रहा होगा, कृमि रहा होगा। तो कृमि प्लस पार्क, पित्त, रक्त, कफ, इन्होंने मिलकर फुंसियों के अंदर क्लेद की उत्पत्ति करी, गीलापन उत्पन्न किया, और उसकी वजह से वहाँ पर कंगू धान्य और सरसों के समान आकार वाली पीड़िकाएं उत्पन्न हो गई, जिसको आप लोगों ने अरुचिका बोल दी है। दोबारा समझो, कपाले, क्लेद बहुला, पित्त अश्रक, श्लेष्म जंतु भी, कंगू सिद्धार्थक निभा, पिटिका स्या अरुचिका। एक ऐसी पिटिका, एक ऐसी फुंसी जिसके अंदर कपाल पेट प्रदेश में या कपाल एरिया में क्लेद बहुला मतलब क्लेद, पानी युक्त या क्लेद युक्त, पित्त, अशरक और कृमि और श्लेष्मा, इन चारों की हेल्प से फुंसियाँ हो जा रही हैं। किसके समान? कंगू के समान, सिद्धार्थक यानी एक तरीके से सरसों के समान, उनके निभा मतलब उनके समान, सिद्धार्थक यहाँ पे सरसों बोल दिया, कंगू कंगू है, इन दोनों के समान फुंसियाँ हो जा रही हैं, पिटिका हो जा रही है, इसको अरुचिका बोल रहे हैं। अब बताइए, श्लोक इजीली क्लियर हो गया। ये अजीब सा नाम है कंगू, कंगू धान्य, पढ़ना नहीं है कंगू धान्य क्या होता है, इतना कुछ मतलब नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप लोग कि नाम पता होना चाहिए, कंगू धान्य और सरसों, इन दोनों के समान फुंसियाँ हो रही हैं। पित्त, रक्त, कफ, पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है, साथ में कृमि भी है। जब कृमि भी यहाँ पर है, पार्क भी यहाँ पर, तो जरूर यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्लेद उत्पन्न होगा, पानी उत्पन्न होगा, सिर के ऊपर फुंसी उत्पन्न होगी। हमने इजीली याद कर लिया अरुचिका से। अरु, रू से रक्त, सा से श्लेष्मा यानी कफ, का से भी कफ हो सकता है, सा से भी आप लोग कफ या श्लेष्मा निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से मैं कुछ सोच रहा था कि यहाँ से निकल आए। इस सा को अगर आप पा की तरह ट्रीट करो तो पार्क यहाँ से भी निकल आएगा, नहीं तो इजीली पार्क यहाँ से निकल करके आ रहा है। हमको डिफरेंट एक्सपेक्ट से देखना होता है कि किस एक्सपेक्ट से आपको ज़्यादा कवर मतलब एक तरीके से चीज़ें याद हो जाएँ। तो पार्क वाला ही कंसेप्ट सही है। दोबारा देखो ऊपर कि हमने क्या सीखा। हमने अरुचिका के अंदर देखा कि यहाँ पर एक तो पार्क प्रेजेंट है, पार्क मतलब पित्त है, रक्त है और श्लेष्मा है, साथ में यहाँ पर कृमि है। ये सब मिल करके क्लेद युक्त या क्लेद बहुला पिटिकाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। कहाँ पर? कपाल प्रदेश में। और इसी को क्या बोल दिया?
अरुषिका बोल दिया। अब आप मुझे बताइए कि इसमें कुछ ऐसा था रॉकेट साइंस? हमने नीचे इतना बड़ा श्लोक देखा है, इतनी बड़ी डेफिनेशन देखी, और ऊपर हमने एक लाइन में उसको सारा समझ के ख़त्म कर दिया। आप भी अपने इसको एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग का मतलब ये है कि मेरे सामने कुछ ना स्क्रीन है, ना कुछ मेरे सामने किताब है, और मैं सारी चीज़ों को याद करने के बाद, ये समझाने के बाद सामने लिख रहा हूँ, मतलब इसमें मेरा ब्रेन एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर ये मेरे सामने, इसको सामने देख करके मैं लिख रहा हूँ, डेट इज़ पैसिव रिकॉलिंग। हमेशा एक्टिव रिकॉलिंग ज़्यादा काम आती है, तो आप लोग कोशिश किया करिए एक्टिव रिकॉलिंग। जैसे अभी आप लेक्चर देख रहे हैं, लेक्चर देखने के बाद लेक्चर खत्म हो जाए, आप कॉपी में देखिए सर ने अरुषिका बताया था, ऐसी रफ पेज से इतना ही लिख लीजिए। मुश्किल से 30 सेकंड लगे आपको, 30 सेकंड इसमें लगे। मैंने आपको एग्जांपल 9 डिसीज़ पढ़ाई, अप्रॉक्स 4.5 मिनट। मैं मान रहा हूँ कि 5 से 10 मिनट आपको लगेगा और आपकी एक्टिव रिकॉलिंग खत्म हो जाएगी लेक्चर के बाद। इस टेक्निक को करिए, फिर मुझे बताइए कैसा क्या चल रहा है। फिलहाल वापस आइए और हम जाके यहाँ पर देखते हैं इसकी चिकित्सा। चिकित्सा में देखिए, हमने देखा दोष क्या था, पार्क प्लस कृमि। अगर पित्त है तो पित्त के लिए सबसे पहले इन्होंने जलोका का प्रयोग किया है, दूषित रक्त निकल जाएगा, तो पित्त और रक्त दोनों का ही काम सॉर्ट आउट हो जाएगा। भाई जलोका पित्त पे भी काम करेगी, रक्त पे भी काम करेगी। इसके बाद नीम की जल से परिषेक करना चाहिए। अब नीम की जल से धोगे, थोड़ा सा एंटीबायोटिक या एंटी इन्फेक्शन उसका एंटी इन्फेक्टिव उसका इफेक्ट रहेगा, तो उससे कृमि का एक्शन चला जाएगा। बहुत सा नमक मिला के घोड़े की लीद की रस का लेप करना चाहिए। पटोल, नींब पत्र, हल्दी, ये सारी चीज़ें कफ शामक होती हैं, तो इससे कफ आपका काउंटर हो जाएगा। यानी जलोका के द्वारा पित्त और रक्त उन्होंने काउंटर किया, जलोका के द्वारा पित्त और रक्त काउंटर किया। नीम के पानी या नीम वगैरह चीज़ों से, जो कि आपके एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती हैं, कृमि को काउंटर कर लिया। और कफ के लिए इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ पत्र, पटोल पत्र, नींब पत्र, हल्दी, ये सारी चीज़ का प्रयोग यहाँ पर कर लिया। गोमूत्र वगैरह भी क्या करता है, कफ का शमन करने वाला होता है। गोमूत्र उष्ण तीक्ष्ण होता है। मुर्गे की बीट वगैरह मिला के फालतू की चीज़ें ना कोई यूज़ करेगा, ना कोई आपसे पूछ रहा। फिर कह रहे हैं सुगंधी कूठ के चूर्ण को कपाल में भून करके तेल में मिला के लेप करना है। सुगंधी मतलब एक तरीके से अच्छा कुष्ठ टाइप का आपने ले लिया, कुष्ठ भी बोलते हैं, कूठ भी बोलते हैं, उसका पाउडर लिया, मिट्टी के खप्पर में भूना, मतलब मिट्टी के घड़े में आपने इसको बनाया है, और फिर भून करके तेल में मिला के आपने लेप कर दिया। आप एक बार नोटिस करिए, यहाँ पे जितने भी रेफरेंस है, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, अष्टांग हृदय, सुश्रुत का रेफरेंस आया नहीं। सुश्रुत ने कपालगत का वर्णन अलग से नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से चिकित्सा आपको समझ में आ गई होगी। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको काफ़ी समझा ही दी है, श्लोक भी समझा दिया कि कपोल के अंदर क्लेद युक्त पित्त, रक्त और कफ की हेल्प से, और जंतु मतलब कृमि वगैरह यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं। और साथ में यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कंगू और सिद्धार्थक के आकार की हैं, पिटकाएँ हैं, इनको अरुषिका यहाँ पर कहा जा रहा है। नीचे आइए, दारुणक। दारुणक के अंदर क्या हो रहा है, कफ और वायु, यानी यहाँ पर वादरे वाले, वादरे के अंदर ही वात कफ हुआ करते थे, यहाँ पर ही वात कफ है। तो वात कफ के प्रकोप से कपाल में खुजली होती है, बाल गिरने लगते हैं, संज्ञा नाश हो जाती है, रूक्षता हो जाती है, और कपाल की त्वचा कैसी हो जाती है, सूक्ष्म हो जाती है। उसके अंदर स्फुटन मतलब क्रैकिंग देखने को मिलती है, क्रैक्स देखने को मिलते हैं। इसी को दारुणक कहते हैं। तो कफ और वायु के प्रकोप से, यानी वात कफ आपस में मिले, मिल करके कहाँ गए, कपाल एरिया में गए, और कपाल एरिया में जाकर खुजली करी, कंडुकोष करा, बाल यहाँ पर गिरने लगे, संज्ञा नाश यहाँ पर हो गई, और यहाँ पर रूक्षता हो गई। यानी आप देख रहे हो कितनी सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कपाल प्रदेश की जो स्किन थी, त्वचा थी, उसके अंदर यहाँ पर क्रैक्स देखने को मिल रहे हैं, और इसी को दारुणक बोल दिया। दारुणक मतलब उसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वात भी आ गया, कफ भी आ गया। वात को ट्रीट करने जाओगे तो थोड़ा सा कफ बढ़ सकता है, क्योंकि वात के अंदर आप क्या करोगे, रूक्ष चिकित्सा करो, मतलब एक तरीके से दोनों ही शीत गुण से बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, और दोनों के अपोजिट गुण होते हैं। जैसे जो वायु है ये रूक्ष है, कफ कैसा है, स्निग्ध है। अगर आप स्निग्ध चिकित्सा करने जाओगे तो भाई वात का शमन होगा, लेकिन कफ बढ़ जाएगा। रूक्ष चिकित्सा करने जाओगे तो कफ का शमन होगा, वात बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि इसको ट्रीट करना मुश्किल रहा होगा, इसलिए इसको दारुणक बोल दिया। तो याद करने के लिए है, समझाने के लिए, कि अगर आप भूल जाओ दारुणक के अंदर दोष कौन से, तो आपको याद आएगा भाई दारुणक मतलब ट्रीट करने में दारुण है, मुश्किल है। मुश्किल क्यों हो रहा है, क्योंकि दो सामने सामने आ गए हैं, जिनके एक गुण, तो शीत गुण को छोड़ दो, बाकी सारे गुण एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक तरफ रूक्ष है, एक स्निग्ध है, एक लघु है, एक गुरु है, एक चल है, एक स्थिर है, एक विशद है, एक पिच्छल है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वायु विशद होता है, कब पिच्छल होता है। ये सारी गुण वगैरह की बात नहीं कर रहे हो, समझाने के लिए काम हो चुका है कि कफ और वायु एक दूसरे के अपोजिट है, प्रकोप कर रहे हैं, कपाल में जा रहे हैं, और कपाल में जाकर के खुजली वगैरह को कॉज कर रहे हैं। बाल वहाँ पर गिरते रहेंगे, संज्ञा नाश करते रहेंगे, रूक्षता करते रहेंगे, कपाल की त्वचा को फाड़ते रहेंगे, स्फुटित करते रहेंगे, क्रैक युक्त करते रहेंगे। चिकित्सा की बात करें तो ललाट की सिरा का वेदन करो। भाई सिरा वेद से क्या होता है ना, दूषित रक्त निकल जाता है, वायु भी कंट्रोल में आता है। अगर आपको याद हो तो सिरा मोक्षण जब कर रहे थे, रक्त मोक्षण वात के लिए भी कर रहे थे, पित्त के लिए भी कर रहे थे, कफ के लिए कर रहे थे। वात के लिए किससे करते हैं, शिरंग से करते हैं। पित्त के लिए किससे करते हैं, जलोका से करते हैं।
और कफ के लिए किससे करते हैं, याद करो, अलाबू से करते हैं। याद कैसे कराए थे मैंने आपको, अगर आपने पढ़ा हो ये पोर्शन सर्जरी वाला मुझसे। वात, वात अगर आप देखो जानवर के सिर पे सींग होते कुछ इस तरीके से तो सींग बने होते हैं, तो ये कुछ वी की तरह नहीं लग रहे, तो सींग से शरंग निकल आएगा और वी से उसकी शेप निकल आएगी। तो सींग कैसे होते हैं, वी के आकार के होते हैं। पित्त के लिए तो जलों का ही होता है, पित्त वैसे भी थोड़ा उष्ण होता है, उसके लिए जल चाहिए रहेगा, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। उसके अलावा कफ, कफ क्या है, कफ प्रकृति किसकी होती है, जो सुकुमार लोग होते हैं उनकी कफ प्रकृति होती है, यानी जो बाबू होता है ना, आप लोगों के पास आपका बाबू है, वो कैसा है, कफ प्रकृति का है। तो बाबू अलाबू करके इस तरीके से मिला के आप लोग याद कर सकते हो। नीचे आइए, इसकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं ललाट की सिरा का वेदन करना है। पहले आपको यहाँ पर वेन पंक्चर करनी है, उससे दूषित दोष कंट्रोल में आ जाएंगे। उसके बाद वमन कराना है, विरेचन कराना है। वमन विरेचन से क्या होगा, शरीर का शोधन हो जाएगा, शरीर का शोधन हो जाए उसके बाद आपको नस्य कर्म करना है और शिरोवस्ती यहाँ पर करना है। यानी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के अंदर देखो पहले सिरा का वेदन किया गया, आप ये स्टेप्स यहाँ पर नीचे लिख भी सकते हैं जिससे आपको याद हो जाए। मैं अगेन बिलीव करता हूँ चीज़ों को शॉर्ट करने में। शिरावेदन करो, शिरावेदन करने के बाद वमन विरेचन करो। वमन विरेचन से क्या हो जाएगा, एक तरीके से शरीर का शोधन हो जाएगा, शरीर का शुद्धि हो जाएगी। अब ब्रैकेट में इस बात को डालना पड़ेगा नीचे। इसके बाद आपने क्या करा, नस्य और शिरोवस्ती कर दिया, नस्य शिरोवस्ती। अगर आपसे गलती से कोई दारुणक का सीक्वेंस पूछ ले तो मेरे हिसाब से आप लिख देंगे कि पहले नंबर 1 पे शिरावेद आ रहा है, नंबर 2 पर शोधन यानी वमन विरेचन आ रहा है, नंबर 3 पे नस्य और शिरोवस्ती आ रहा है। इसके बाद में वो दवाइयाँ, भाई ऑपरेशन कर देते हैं हॉस्पिटल में लोग, उसके बाद दवाइयाँ देके घर भेज देते हैं। प्रियाल है, मोलठी है, कूट है, मांस है, सरसों है, इनको मधु के साथ में वहाँ पर लेप कर देना, फुंसी वगैरह पर लेप लगाते हैं ना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ऑइंटमेंट दे दिया, ऐसा मान सकते हैं। लाख, अमलतास के पत्र, पनवाड़ के बीज, आंवला, ये सारी चीज़ लेप कर सकते हो। इसके बाद इसको मॉडर्न में डैंड्रफ से रिलेट किया गया है। डैंड्रफ की बहुत सारी चिकित्सा है, कुछ लोग कीटोकोनाजोल यूज़ करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग यूज़ करते हैं। मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि जो त्रिफला क्वाथ होता है ना, त्रिफला क्वाथ, आप लोग मार्केट से त्रिफला पाउडर लाइए, पानी में उसको उबालिए, थोड़ा सा डार्क गाढ़ा कर लीजिए, अच्छे से गुड़ आ जाए उसको, फिर आप लोग उससे अगर आप बाल वॉश करते हैं, हेयर वॉश करते हैं, तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है डैंड्रफ में, त्रिफला वॉश करने से। किसी को एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो जाए, कोविड टाइप में अभी बीच में वायरल चला था, या कोविड टाइम में भी मैंने त्रिफला क्वाथ का काफ़ी यूज़ किया था वॉशिंग के लिए, मतलब धुलवाने के लिए, प्रक्षालन वगैरह के लिए। तो किसी को एक्यूट कंजक्टिवाइटिस हो जाए, आँख कहते हैं ना आँख निकल आई है या कुछ आँख लाल हो जाए, तो वहाँ पर आप लोग इसका त्रिफला क्वाथ से वॉश करवा सकते हो, आँखें धुलवा सकते हो। नीचे आइए, बात करेंगे इंद्रलुप्त की। अब इंद्रलुप्त के अंदर लंबी चौड़ी ये डेफिनेशन दी गई है, आपको याद नहीं करनी है, मीनिंग समझ लीजिए। हो क्या रहा है इंद्रलुप्त के अंदर, एलोपेशिया एरेटा, जिसको आप लोग ऑटो इम्यून कंडीशन बोल रहे हैं। यहाँ पर आप ऐसा मानिए कि पहले टोटल 4 दोष हैं, वात, पित्त, कफ और रक्त। यहाँ पर ग्रुप में आएंगे, ग्रुप में कैसे, वात और पित्त एक ग्रुप में आएगा, कफ और रक्त एक ग्रुप में आएगा। तोड़ना भी आसान है, बीच से तोड़ दो। सीक्वेंस है ये वीपी की आर, हमने बीच में से तोड़ा, 2 ग्रुप बने वीपी और की आर। वात पित्त जाएंगे रोमकूप के पास, मतलब आपके हेयर फॉलिकल्स के पास, उसको तोड़ देंगे, बालों को तोड़ देंगे, गिरा देंगे। तो बालों को गिराने की जिम्मेदारी किसकी रही, पहले वाले ग्रुप की रही, वात पित्त की रही। कफ रक्त जाएंगे, गिराने के बाद कहेंगे कि एक काम करते हैं, अब रोमकूपों को अवरुद्ध कर देते हैं, उनका रास्ता भर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो रोमकूप के मार्ग को अवरुद्ध करने का काम किसने किया, कफ रक्त ने किया। अब आप मुझे ये बताइए, फॉर एग्जांपल क्या करूं, मैं किसी प्लांट को काट दूं, जड़ से थोड़ा ऊपर से काट दूं, तो क्या होगा, कुछ सालों के बाद मैं, क्योंकि मैंने जड़ उसकी अलग नहीं करी है, कहते ना उसको जड़ से ख़त्म करना है, मैंने रूट अलग नहीं करी है, वो पौधा वापस से बड़ा हो जाएगा, वापस से निकल आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ से काटा तो वापस से निकल आया, मैं यहाँ से काटने के बाद उसको जेसीबी वगैरह से इधर से भी निकाल दे रहा हूँ, मतलब समूल नाश कर दे रहा हूँ, तो ये पेड़ वापस नहीं आ पाएगा। वैसे ही यहाँ पर कुछ ये चारों मिलकर के कर रहे हैं कि वात पित्त ने क्या करा, बाल को, जैसे फॉर एग्जांपल ये हेयर फॉलिकल है, यहाँ से बाल को गिरा दिया। अब नया बाल वापस से यहाँ से आ सकता था, लेकिन कफ रक्त बोले नया बाल आए, इससे पहले हम यहाँ पर जाएंगे, इस रास्ते को ही बंद कर देंगे। जब रास्ता ही बंद कर देंगे तो बाल निकल ही नहीं पाएगा। तो ये होता है इंद्रलुप्त में, इसलिए खतरनाक होता है। पहले एक बार हिंदी पढ़ते हैं, फिर एक बार श्लोक पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको हिंदी एक बार अपनी भाषा में समझाई है, तो इसको पढ़ के हैंड टू हैंड क्लियर कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहे हैं रोमकूपों में स्थित, जो आपके हेयर फॉलिकल्स है वहाँ पर स्थित पित्त वायु के साथ मिल जाता है, रोमकूपों को गिरा देता है। क्या हमने यही पढ़ा है, हाँ, वात पित्त के साथ मिल रहा है या पित्त वात के साथ मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं आपस में और गिराने का काम कर रहे हैं। इसके बाद कफ और रक्त के साथ मिलकर के या कफ रक्त के साथ मिलकर के रोमकूपों को बंद कर देता है। क्या यही लिखा है, अवरुद्ध कर देता है, बंद कर देता है, क्लोज कर देता है, बिल्कुल। इन दोनों की वजह से क्या होगा, एक गिरा रहा है, एक रास्ते को बंद कर रहा है। आप ऐसे मानिए कि फॉर एग्जाम्पल एक जना, क्या कहते हैं, आप इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि एक जना क्या कर रहा है, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल कोई छापा वगैरह पड़ा कोई मेडिसिन या ड्रग्स की दुकान पर, एक जने ने क्या करा कि जो पुराने ड्रग्स थे उसको गायब कर दिया।
आपने देखा होगा जब भी कार्रवाई होती है तो सिर्फ ड्रग्स को लेकर के नहीं जाया जाता, उस दुकान को, उस फर्म को सील भी कर देते हैं। भाई आपने माल ले गए तो माल दोबारा मंगा लेगा, उस दुकान को भी तो बंद करिए। वही यहाँ पर है कि अगर यहाँ पे आपने हेयर फॉलिकल्स को तोड़ दिया, आपने हेयर फॉलिकल्स के अंदर सिचुएटेड बालों को तोड़ दिया, तो दोबारा भी तो वहाँ पर बाल की ग्रोथ हो सकती है, तो उसको बंद करना भी जरूरी है। सेम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक जना तोड़ रहा है, एक जना बंद कर रहा है, इससे गिरे हुए रोमों के स्थान पर नए रोम नहीं आ पाते हैं। इस रोग को इंद्रलुप्त कहते हैं। कोई इसको रुज्जिया कहता है, कोई इसको चाँच कहता है। ये सेकेंडरी पॉइंट है, अगर आप याद करना चाहें तो करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा सबसे पहले श्लोक देखते हैं, फिर हिंदी एक बार और देखेंगे। रोमकूप अनुगम पित्तम वातेम सह मूर्छितम, यानी पित्त और वात सह मतलब एक साथ मिलकर के रोमकूप के अंदर चले जाते हैं। प्रत्यावैती रोमाणी तत् श्लेष्मा साशोणिता, जिसकी वजह से श्लेष्मा यानी कफ, साशोणिता मतलब रक्त के साथ कफ और रक्त रोमकूप में जाते हैं। प्रत्यावैत इसको बंद करने का काम करते हैं। रोमकूपान रुणदस्य तेनान अन्येषाम संभवा, जिसकी वजह से क्या होते हैं, रोमकूप रुद्ध मतलब बंद हो जाता है और वहाँ पर अन्य मतलब दोबारा से कोई रोमकूप नहीं आ पाता है। तद इंद्रलुप्तम, इसी को इंद्रलुप्त कहते हैं। कुछ लोग इसको रुज्जिया कहते हैं, कुछ लोग इसको चाँच कहते हैं। चाँच शब्द आ गया, रुच्चा शब्द आ गया। रुज्जा और चाँच सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने यहाँ पर कट नहीं की है, इस तरीके से मतलब बताया है कि आप इन दोनों को सेकेंडरी पॉइंट समझ के याद कर सकते हैं, क्योंकि श्लोक में ये वर्ड आए हैं। श्लोक में नहीं आते तो छोड़ सकते थे, लेकिन श्लोक में वर्ड आए हैं। इंद्रलुप्त कहो, रुज्या कहो, चाँच। एग्जाम में 5 नंबर पर क्वेश्चन आ गया कि रुज्या के बारे में लिखो या चाँच के बारे में लिखो, इंद्रलुप्त दिया ही नहीं, क्योंकि श्लोक में तीनों मीनिंग दे रखे हैं। तो वो कह सकते हैं कि भाई श्लोक में रुज्या दे रखा था, चाँच दे रखा था, तो हमने सीधे चाँच करके पूछ लिया, रुज्या करके पूछ लिया। सेकेंडरी क्वेश्चंस के लिए आपका दिमाग चलना चाहिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो वही यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि क्वेश्चन रुज्या के नाम से आ गया, चाँच के नाम से आ गया, और आपको सिर्फ इंद्रलुप्त याद है, तो क्वेश्चन छूटने में, आता हुआ क्वेश्चन छूटने में देर नहीं लगेगी, आपके हाथ में लगेगा सिर्फ पछतावा। तो मेरे हिसाब से पॉइंट आपको समझ में आ गया कि एक तरफ से रोमकूपों में जो पित्त और वायु स्थित है, बालों को गिरा रहा है, रोम को गिरा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ कफ और रक्त मिल करके रोमकूपों को बंद करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आइए, इससे जो गिरे हुए रोम होते हैं उनके स्थान पर नए रोम नहीं आ पाते हैं, इसी को इंद्रलुप्त कहते हैं। अगेन हमने देख लिया। इंद्रलुप्त रोग के अंदर क्या करना चाहिए, वही सिरावेदन करना है। सिरावेदन करोगे VPKR, कंट्रोल में वहीं आ जाएंगे, रक्त तो आ ही जाएगा, पित्त भी आ जाएगा, कुछ हद तक ये दोनों भी आ जाएंगे, क्योंकि रक्त मोक्षण सबको ही कंट्रोल कर लेता है। प्रभावित स्थान पर जहाँ पर ये बाल उड़ रहे हैं, जहाँ पर एलोपेशिया अरेटा के पैचेस देखने को मिल रहे हैं, प्रच्छान लगाना, हल्का हल्का कट लगाना है, और कट लगाने के बाद काशीस, मनसिला, नीलोत, काली मिर्च का लेप कर देना है। तगर देवदारू का लेप करना है, गुंजा मूल फल मिला के लेप करना है, लांगली मूल का लेप करना है, छोटी कटेरी को स्वर से मिला के लेप करना है, धतूरे पत्रों का लेप करना है, भिलावे के पत्र का लेप करना है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ लेप यहाँ पे बताया, आप 2-3 नाम भी याद कर लीजिएगा लेप के अंदर। बाकी ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि श्रावित करना है, प्रभावित स्थान में प्रच्छान लगाकर काशीस वगैरह लगाना है वहाँ पर। मधु घृत वगैरह का प्रयोग कर सकते हो गोखरू के साथ। हाथी के दंत की राख को तेल मिला कर लगा सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करोगे, क्यों ऐसा माना जाता है, हस्ती दंत मसी मतलब हाथी के दांतों की मसी लगाने से गंजा भी, या एक तरीके से आपके हाथों पर भी बाल आ सकते हैं। हाथ मतलब जो आपके पाम और सोल्स है ना, आपकी जो हथेली है जहाँ पर रोमकूप ही नहीं है, वहाँ पर भी रोमकूप जनरेट हो सकते हैं। इतना पावरफुल बताया गया हाथी के दंत की मशी को, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। आप मुझे बताइए कि हाथी के दांत को आप अवेलेबल कर पाओगे? इतने बाउंडेशंस हैं सरकार में, सरकार के आज के टाइम पर, लेकिन हो सकता है उस टाइम पर कोई बाउंडेशन ना रहा हो, कोई गवर्निंग बॉडी ना रही हो, तो यहाँ पर हाथी के दांत को यूज़ किया गया और उनको रिजल्ट देखने को मिले हों। ये इंद्रलुप्त की उत्तम औषधि, ऐसे आचार्य कहते हैं। यदि इंद्रलुप्त स्थान पर श्वेत रोम आने लगे, मतलब वाइटिस, सफ़ेद सफ़ेद बाल आ रहे हैं, तो भेड़ के सींगों की भस्म बना के तेल में घिस के लगा लें। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। जब तक इंद्रलुप्त स्थान पर यथार्थ रोम ना आ जाएं, तब तक उस स्थान पर जल से सेचन नहीं करना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि जब तक ठीक ठाक बाल ना आ जाए, उसको पानी से नहीं धुलोगे। आपने मेडिसिन लगाई और पानी से धुल दिया तो मेडिसिन हट जाएगी ना, इसलिए पानी से नहीं धुलना है। इसको मॉडर्न में एलोपेशिया अरेटा से रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद आइए खलित के ऊपर, तो कह रहे हैं इंद्रलुप्त के समान खलित रोग उत्पन्न होता है, पर इसमें धीरे धीरे बाल गिरते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने बताया था कि इंद्रलुप्त ऑटोइम्यून फास्ट काम करता है, खलित के अंदर बाल गिर रहे हैं लेकिन स्लोली। कह रहे हैं अगर बात दोष के दिखता है तो यहाँ पर जो कपाल होता है ये अग्निदग्ध के समान है। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, अग्नि देख करके आप लोग ऑप्शन पित्त टिक कर सकते हो या पित्त के आगे अग्नि लिख सकते हो। तो पित्त को अग्नि से यहाँ पर मैच नहीं करना है, अग्निदग्ध वाला ऑप्शन आप वात दोष के अंदर टिक करेंगे। आप ऐसा मानिए कि अग्निदग्ध के समान, यहाँ पर पेन के लिए बताएगा कि पेन हो रहा है कि अग्नि के समान। हालांकि ये वाला फीचर बात का ही नहीं है, पित्त का होता है अग्नि वाला, लेकिन यहाँ पे स्पेशल मार्क करके याद कर लोगे। पित्त के अंदर जो कपाल है शून्य सिराओं से आवृत, ऐसा लगेगा
मतलब पसीना थोड़ा आ रहा है, और शून्य मतलब गीली शिराएं वहाँ पर फैली हुई हैं। कफ दोष के अंदर त्वचा घनी हो जाती है। सर्वदोष खलित रोग के अंदर नख के समान वर्ण यहाँ पर देखने को मिलता है। कह रहे हैं सर्वदोषज खलित रोग के अंदर नख के समान वर्ण वाला, सर्वदोषज अगर लक्षण से युक्त है, अग्नि दग्ध के समान है, रोम रहित है, दाह युक्त है, तो यह असाध्य होता है। कंडीशन बता रहे हैं असाध्य की, कि अगर सर्वदोषज खलित रोग, सर्वदोषज तो है ही, साथ में नाखून के समान कलर हो गया बिल्कुल वाइट एकदम, सर्वदोषों के लक्षण मिल रहे हैं, अग्नि के दग्ध के समान एक तरीके से फीचर है, रोम रहित है, बर्निंग हो रही है, तो असाध्य कंसीडर करोगे। चिकित्सा के अंदर खलित पलित झुर्रियाँ हरित रोम, इसमें जो आपको चिकित्सा बताई गई, इनका शोधन वगैरह कराना है, शरीर का नस्य वगैरह मुख अवयंग ये सारी चीज़ करानी है। भृत्य आदि गढ़ यहाँ पे बताया गया है, जीवनी गढ़ की मेडिसिन यहाँ पर यूज़ करने के लिए बताई गई है। ब्रह्मचारी रह के दूध का प्रयोग यहाँ पे बताया गया है। मॉडर्न में इसको हेयर फॉल से रिलेट कर सकते हैं, नो डाउट। नीचे आइए पलित, पलित में कह रहे हैं शोक श्रम क्रोध कृतम शरीर ऊष्मा शिरोगतः केशान शादोषम पचती पलितम संभवत्या। शोक, डिप्रेशन विप्रेशन में चले गए, श्रम ज़्यादा मेहनत कर ली, क्रोध गुस्सा कर लिया, कितना गुस्सा करने से बाल सफ़ेद होते हैं, चिंता करने से बाल सफ़ेद होते हैं, ज़्यादा मेहनत करने से, डाइट कुछ ले नहीं रहे, बस अपने शरीर को घिसते जा रहे हो। जैसे हम जो लोग फाइनेंशियली वीक होते हैं, जो लेबर वगैरह है, वो क्या करते हैं, मेहनत करते रहते हैं, खा पी पाते नहीं उस लेवल का, तो आप देखते हैं उनको ऊपर जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, जल्दी एजिंग आ जाती है। बल्कि जो लोग मेंटेन रखते हैं अपने आप को, वो थोड़े लेट बुढ़े होते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल पॉइंट है, आयुर्वेद की बात नहीं है। तो कह रहे हैं शोक श्रम क्रोध, ज़्यादा टेंशन लेने से, श्रम करने से, क्रोध करने से शरीर की ऊष्मा बढ़ जाती है, और शरीर की ऊष्मा से शरीर गर्मी बढ़ रही है, शरीर का पित्त बढ़ रहा है, और कहाँ पर जा रहा है, शिरो में जा रहा है, शिरो एरिया में जा रहा है, और वहाँ जाकर के केशान में उत्पन्न कर रहा है दोष। क्या उत्पन्न कर रहा है, उनको पचा दे रहा है और उनको पका दे रहा है। आप ऐसा मानिए, ज़्यादा चिंता करी, ज़्यादा श्रम, ज़्यादा क्रोध किया, तो उससे आपकी जो शरीर की ऊष्मा थी, गर्मी थी, पित्त था, बढ़ा, भर करके सिर में गया, हेड एरिया में गया, बालों को अफेक्ट किया, बालों के अंदर उसने पाचन कार्य किया, पाक कार्य किया, उनको पका दिया, पलित रोग उसको उत्पन्न कर दिया। शोक, श्रम और क्रोध के कारण शरीर की ऊष्मा सिर में जाती है, वात आदि दोषों से युक्त हो जाती है, बालों को पकाती है, श्वेत बना देती है, इसी को पलित रोग कहते हैं। वायु से अगर पलित हो रहा है, तो जो कपाल की त्वचा होगी स्फुटित क्रैक युक्त, श्याम वर्ण की खुरदुरी रूक्ष हो जाएगी, रीड मात्र कुछ खास नहीं है। पित्त वाली त्वचा दाह करेगी, बर्निंग करेगी, पीली पीली हो जाएगी, और कफ वाली होगी सॉरी, थोड़ा मुझे आई थिंक टॉन्सिलाइटिस टाइप की कंडीशन लग रही है, सॉर थ्रोट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कफ से पलित है तो कपाल स्निग्ध हो जाएगा, बढ़ा हुआ हो जाएगा, और त्रिदोषज है तो यहाँ पर तीनों दोषों के मिश्रित लक्षण देखने को मिलेंगे। चिकित्सा की बात करें, खलित रोग के समान वमन, नस्य, ये सारी चीज़ कर सकते हो। नीले आदि तेल का नस्य ले सकते हो। लोह वस्त्र में भृंगराज, त्रिफला, काली मिट्टी, गन्ने के रस में मिला के 1 महीने तक रखना है, फिर सफ़ेद बालों पर डेली उसको लगाना है, उससे बाल काले हो जाएंगे। अब आप लोग आज प्रैक्टिकल डेट में इसको यूज़ कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कितने रिजल्ट है, मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। दुग्ध का कनेर को मिलाना है दूध में, और बारीक पीस करके सफ़ेद बालों को उखाड़ कर उनकी जड़ों में लगा देना है, कुछ खास नहीं है। तिल आदि योग यहाँ पर आया, आंवला वगैरह का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मॉडर्न में प्रीमेच्योर ग्रेइंग से इसको रिलेट कर सकते हैं, और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा, आपने ध्यान से सुना होगा, पढ़ा होगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, सी यू टुमारो।